डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज tan h एक्टिवेशन फंक्शन, जिसको हम हाइपरबोलिक टेंजेंट भी बोलते हैं। और ये भी सिग्मॉइड की तरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सिग्मॉइड से बेटर भी है। तो आपको पता होना चाहिए tan n के बारे में। जितनी भी सारी कहानियां आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये रहा एफ जेड, जिसको हम tan z बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या कहता है कि e पावर z माइनस ई पावर माइनस जेड डिवाइड बाई ई पावर z प्लस ई पावर माइनस जेड। यानी आपके पास जो भी लीनियर आउटपुट आ रही है, जो भी आपके पास इनपुट्स को वेट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास एक आउटपुट आ रही है, उस आउटपुट को हम लोग पास करते हैं इस एक्टिवेशन फंक्शन में। तो आपको यहां पे उसको पास करनी है वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आउटपुट जो है वो लेट्स सपोज 5 आती है, तो आपको उस लीनियर आउटपुट को किसके अंदर पास कर देना है, इस फंक्शन के अंदर पास कर देना। जब आप इसके अंदर पास कर दोगे तो यहां पे ये एक्चुअल में आपको एक आउटपुट देगा। और ये रेंज जो है वो बाउंड करता है -1 से +1 के बीच में। यानी यहां पे जो भी आउटपुट आएगी आपकी, वो -1 से +1 के बीच में यहां पे आएगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पे डेरिवेटिव, किस तरीके से डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, या फिर बैक प्रोपेगेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। और क्यों यूज किया जाता है, जब भी हमें वेट्स को दोबारा से चेंजेस करने हैं, हमारा जो लॉस फैक्टर आ रहा है उसको हमें रिड्यूस करना है, तो हमें वहां पे डेरिवेटिव जो है वो करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास ये वाला सीधा फॉर्मूला बनता है। आप करके भी देख सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये सिंपल आपके पास u बाई वी वाला फॉर्मूला बन जाता है, u बाई वी। तो डेरिवेटिव में u बाई वी वाला अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है तो क्या कहते हैं, पहले v एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ u कर दो, माइनस u एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ v कर दो, डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया। तो सबसे पहले क्या कहता है, u मेरा यहाँ पे, v मेरा एज इट इज, मतलब e पावर z प्लस e पावर माइनस z, ये मेरा जो है वो एज इट इज। यहाँ पे देखो v मेरा जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज लिख दिया, ये मेरा एज इट इज आ गया। और अब मुझे डेरिवेटिव ऑफ u करना है, मतलब ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का करना है। तो यहाँ पे ये एक बार में आपका e पावर z माइनस e पावर माइनस z जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। और e पावर माइनस जेड क्या हो जाएगा, -1। e पावर माइनस जेड का -1 यहाँ पे लिख दो, या फिर माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको प्लस भी कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है। माइनस u आपका एज इट इज, मतलब ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज लिख दो, दैट इज e पावर z माइनस ई पावर माइनस जेड, ये आपने एज इट इज लिख दी। और डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब नीचे वाले का जो आपका डिनोमिनेटर है उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर z प्लस ई पावर माइनस जेड। और माइनस जेड का क्या होगा, -1, या तो -1 यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, सिंपली डायरेक्टली जो है वो आप यहीं पे ही इसका -1 कर दो। तो यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये आपका e पावर यहाँ पे जो है वो z, और ये आपका जो है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा e पावर माइनस जेड। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। डिवाइड बाय आपको v का स्क्वायर करना है, v स्क्वायर मतलब e पावर z प्लस e पावर माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसको आप दोनों को अलग अलग करके लिख लो। मतलब ये आपके पास क्या बन गया, ये e पावर z प्लस e पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया। नीचे वाला इसके साथ लिख दो, तो e पावर z प्लस e पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये वाला माइनस ये क्या बन गया, e पावर z माइनस e पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय e पावर z प्लस e पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया। तो ये सिंपली हमने जो है वो इसको दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ये तो आपका सेम ही है, तो ये कट जाएगा, ये क्या बन गया, 1 बन गया, माइनस अगर आप ये ध्यान से देखो क्या है, e पावर z माइनस ई पावर माइनस जेड डिवाइड बाय e पावर z प्लस e पावर माइनस जेड, यानी इसका पूरे का स्क्वायर। यानी इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं f ऑफ z ही लिख सकता हूं। तो ये f ऑफ z आ गया और इसका क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं कि कैसे हमने डेरिवेटिव वाला ये टर्म लिखी है। तो ये हमेशा पॉइंट याद रखना, हर एक चीज जो है स्पेशली जब हम इंटरव्यूज के लिए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए किस तरीके से डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या इसकी रेंज है। अब आपको पता लग गया रेंज -1 से 1 के बीच में है। तो जैसे सिग्मॉइड में तो आपका 0 और 1 के अंदर था, तो उसकी वजह से क्या थी, आपका जब भी आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी कन्वर्जेंस जो है वो कम हो जाती है, मतलब बायसनेस कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो बायसनेस है। लेकिन यहाँ पे बायसनेस कम है, क्योंकि आपके
आपका आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है और पॉजिटिव में भी आ रहा है। तो इसको आप सिंपल से एग्जांपल से समझो कि अगर मेरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई चैटबॉट है और चैटबॉट के थ्रू हमें एनालिसिस करनी है, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो अगर किसी का कमेंट आया कि आई एम फीलिंग हैप्पी, तो यानी पॉजिटिव की तरफ जा सकता है वो 1 की तरफ। अगर किसी का कमेंट आया आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, आई एम फीलिंग वेरी सैड, तो उस केस में हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है आई एम फीलिंग न्यूट्रल, तो हम उसको 0 के पास रख सकते हैं। तो यानी सिग्मॉइड में तो मुझे 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था, इसलिए वहां पे बायसनेस ज्यादा थी, कन्वर्जेंस जो है वो कम थी। यहां पे जो है वो बायसनेस आपकी कम है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है। तो इसीलिए इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये मेरा जो है वो ग्राफ है, यहाँ पे मेरी जेड की वैल्यू है, तो आपको पता है आपकी वैल्यू जो है वो एक तरह से यहाँ पे ये अगर मेरा 0 है, तो ये मेरा यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, 0 है, और यहाँ पे ये क्या है, -1। तो यानी एक मेरी लाइन यहाँ पे +1 वाली जा रही है, एक मेरी लाइन यहाँ पे -1। तो यानी यहाँ पे ये भी एस शेप्ड ही बनेगा, लेकिन ये एस शेप्ड आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये बेटर देन सिग्मॉइड है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटर जो है वो 0 पे है। यही इसकी एडवांटेज है मेजर, कि ये सेंटर जो है वो आपका 0 पे है। तो ये पॉइंट जो है वो आप याद रखना। ये देख लो, इसको आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये मेरा जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे ये 0 मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। तो यानी या तो ये वैल्यू जो है वो 1 के पास जाएगी, बट 1 को टच नहीं करती, कभी भी 1 के नीचे नीचे रहती है, और ऐसे ही यहाँ पे -1 को भी टच नहीं करती, -1 के पास पास रहती है। और मेजर वैल्यू जो है वो आपकी 0 और -1 और 0 और +1 के बीच में ही लाई करती है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पे भी एडवांटेजेस तो सिग्मॉइड से बेटर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ भी है, ग्रेडियंट वैनिशिंग वाली, जैसे कि सिग्मॉइड में भी थी, यहाँ भी ग्रेडियंट वैनिशिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। अगर आप सिंपल सा पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को 0 ले लूं, अगर मैं जेड की वैल्यू को 0 ले लूं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ग्रेडियंट 1 रहेगा। मतलब ग्रेडियंट तब भी आपका ज्यादा है अगर आप वैल्यू को कम लेते हो, लेकिन हाँ अगर आप पॉजिटिव में ज्यादा वैल्यू लेते हो, नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू लेते हो, उस केस में आप कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू 5 ले लूं, तो पॉजिटिव में थोड़ी बड़ी वैल्यू ली, तो उस केस में जब आप इसके अंदर पुट करोगे और फिर ये आपका डेरिवेटिव निकालोगे, तो 0.00 समथिंग आपका आएगा। तो हाँ, अगर आपकी z की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में है या ज्यादा नेगेटिव में है, तो उस केस में ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज जो है वो डेरिवेटिव में ग्रेडियंट में 0 के आसपास की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो z की 0 है, तो उस केस में भी ये कहीं ना कहीं आपका ग्रेडियंट अच्छा दे रहा है। तो कंपैरेटिवली सिग्मॉइड ये बेटर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम इसमें भी है। वो जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे रेलू वाला, उसमें वो प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये भी काफी वाइडली यूज होता है, और ये स्पेशली हिडन लेयर्स में ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि हिडन लेयर में ही ये लर्निंग करवा देता है कि किस तरीके से मेरी जो है वो फाइनल आउटपुट आपकी बनेगी। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना। हो सकता है आपको इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी आप पूछ ले, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।